तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश और आज शुरू करने जा रहा हूं पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, चैप्टर एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10th की। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और इतनी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि 5 मिनट के बाद आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो कितना आसान और कितना सरल है। ये चैप्टर बोर्ड्स के एग्जाम के नजरिए से भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले सवालों से भी जुड़ी जानकारी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, इंग्लिश में जिसे पावर शेयरिंग कहते हैं। दोस्तों, पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, इसमें सत्ता की साझेदारी चैप्टर इस वजह से लिया गया क्योंकि पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र। और लोकतंत्र में अगर समानता की भावना ना हो, लोकतंत्र में अगर एकता की भावना ना हो, लोकतंत्र में सभी समुदायों, सभी वर्गों, सभी भाषा, सभी क्षेत्रों का अगर बराबर सम्मान ना हो, तो लोकतंत्र की बात झूठी है। लोकतंत्र सच्चा लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। इसीलिए ये चैप्टर क्लास 10th की पॉलिटी में एक बेसिक समझ बनाने के लिए, फिर वो चाहे यूपीएससी के एग्जाम से जुड़ा हो, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम से जुड़ा हो, और चाहे वो बोर्ड्स के एग्जाम हो, यानी एकेडमिक परीक्षाओं के लिए जो सवाल हैं वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सत्ता की साझेदारी। दोस्तों, इस चैप्टर में दो देशों के एग्जाम्पल लिए गए हैं। एक देश का नाम है बेल्जियम और दूसरे का नाम है श्रीलंका। एक देश है बेल्जियम जिसका नाम है, और दूसरा है श्रीलंका। दोस्तों, ये दोनों देश अपने आप में एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए। बेल्जियम जैसा देश जो आज के देश में विकसित देशों में गिना जाता है, और श्रीलंका जो देश है वो कैसे एक देश आज भी विकासशील देशों में गिना जाता है, जबकि दोनों देशों की शुरुआत एक ही समय पर हुई। कोई देश विकसित कैसे हो जाता है और कोई देश विकास की इस या सफर में पीछे कैसे रह जाता है, इस चैप्टर के जरिए हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे। और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि किसी देश के विकास में लोकतंत्र की क्या भूमिका होती है, लोकतंत्र कितना जिम्मेदार है उस देश के विकास के लिए, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। बेल्जियम। दोस्तों, बेल्जियम में मुख्यतः 3 भाषा बोलने वाले समुदाय रहते थे। यह बात है 19वीं दशक के शुरुआती वर्षों की। और श्रीलंका जो कि इसी के साथ आजाद हुआ और इसी के साथ उसकी अपनी विकास यात्रा शुरू हुई। बेल्जियम में 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। पहले थे जिसमें डच, और दूसरे थे फ्रेंच बोलने वाले लोग, और तीसरे दोस्तों थे जिनको जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग। दोस्तों, जर्मन बोलने वाले लोग 1% की मात्रा में थे। फ्रेंच बोलने वाले जो थे वो डच लोगों से उनकी संख्या कम थी, लेकिन डच बहुसंख्यक समाज था। डचों की संख्या अगर देखी जाए तो एक तरीके से वहां पर सबसे ज्यादा आबादी जिनकी थी वो डच थे। डच की आबादी 59% के आसपास थी और 40% के आसपास आबादी फ्रेंच लोगों की थी। किसी भी देश में अगर हम लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं तो मैंने जैसा कि बताया कि सभी वर्गों को बराबर सम्मान और समानता का अधिकार और एकता की भावना और बंधुत्व भाईचारे की भावना के बगैर हम किसी भी लोकतंत्र को साकार लोकतंत्र या सफल लोकतंत्र नहीं बना सकते हैं। जिस भी देश में लोकतंत्र की कहावतें कही जाती हैं उन देशों में समानता की भावना का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों,
बेल्जियम में जहां डच 59% के आसपास रहते थे और फ्रेंच लोग 40% के आसपास रहते थे, जर्मन 1% थे। इस देश ने क्या किया, इस देश में जो बहुसंख्यक समाज था उसने अल्पसंख्यक समाज को गले से लगाया। गले से लगाने का मतलब ऐसे है कि उन्होंने सत्ता में बराबर की हक, जो उनके अल्पसंख्यक समाज के लोग थे उनको बराबर के अधिकार दिए। लेकिन श्रीलंका में 74% सिंहला लोग थे। सिंगला एक भाषा है जो श्रीलंका में बहुसंख्यक समाज यानी ज्यादा आबादी जिनकी है वो सिंगला भाषा बोलते हैं। उसके बाद तमिल भाषाई लोग थे। तमिल भाषी लोग थे जिसमें से तमिल भाषी लोगों में से 18% लोग ये तमिल भाषा के लोग थे, जिसमें से तमिलियन में से ही दो तरीके के तमिलियंस थे। एक तमिलियन जिनकी 13% आबादी थी वो श्रीलंकाई तमिलियंस थे, और 5% आबादी जिसमें भारतीय तमिलियन शामिल थे। भारतीय मूल के, यानी कि भारत से जो लोग, जो तमिल बोलने वाले लोग हैं जो श्रीलंका पहुंचे, वो भारत के रहने वाले जो तमिल भाषा बोलते थे जो श्रीलंका पहुंचे उनकी 5% आबादी थी, और इन 18% में से 13% आबादी उनकी थी जो श्रीलंका में ही रहे और श्रीलंका में ही उन्होंने तमिल बोली, तमिल भाषा। लेकिन यहां बहुसंख्यकवादी जो समाज था यानी कि जो सिंहला था, इनकी शासन सत्ता में सिंहलाओं की बराबर पैठ थी। पावर में रहना, चाहे वो स्थानीय सरकारें थी, चाहे वो राज्य की सरकार थी, चाहे वो केंद्रीय सरकार थी, चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो, हर जगह सिंहला लोगों का ही वर्चस्व था। लेकिन बेल्जियम ने इससे उलट एक दुनिया को लोकतंत्र की जो भावना है, जो समानता की भावना है, उसको आगे रखकर इन्होंने अल्पसंख्यक समाज को आगे किया और अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसीलिए आज बेल्जियम दोस्तों एक विकसित देश के तौर पर खड़ा हुआ है। और यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप जो हमारा महाद्वीप है उसके सबसे समृद्ध देशों में से एक अगर कोई देश गिना जाता है इंग्लैंड के बाद, तो वो देश का नाम है बेल्जियम। और श्रीलंका जहां वो पिछड़ गया अपने इस विकास की यात्रा में, जहां वो पिछड़ गया अपने जो पारंपरिक जो उनका रिवाज था उससे वो पिछड़ गए, क्योंकि उन्होंने बहुसंख्यक समाज को हमेशा से तरजीह दी और अल्पसंख्यक समाज के हकों को, अधिकारों को नजरअंदाज करते रहे। दोस्तों इसी के साथ जो है हम ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है बेल्जियम ने क्या मॉडल अपनाया। बेल्जियम के नेताओं ने सत्ता की साझेदारी में इन लोगों को साथ दिया और 3 तरीके की, देखिए सत्ता जब कभी भी हम बनाने की कोशिश करते हैं तो सरकार किस तरीके से काम करेगी, सरकार का प्रबंधन कैसे होगा, सरकार किस तरीके से बनेगी और उसका मैनेजमेंट सिस्टम का क्या होगा, ये बहुत अहम बात हो जाती है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में 3 तरीके की पालिकाएं हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इसके जरिए हम लोग केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों को संचालित करते हैं, चलाने का काम किया जाता है देश में। तो इसी तरीके से अगर हम किसी भी देश में अगर लोकतंत्र को कायम करना चाहते हैं तो ऐसे ही कुछ पैटर्न होते हैं, ऐसे ही कुछ सिस्टम होता है जिसके जरिए हम इन सारी चीजों को चलाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सत्ता में साझेदारी अगर हम अल्पसंख्यक समाज की करते हैं तो किसी भी देश की तरक्की का होना तय है, क्योंकि जब हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं और बहुसंख्यक की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 74% आबादी है और यहाँ देख रहे हैं 59%, यानी कि उस देश की जो पूरी कार्य क्षमता है वो पूरी इस्तेमाल में नहीं आ पा रही है। और जब ये 40% और 1% मिल जाएंगे और ये 100% बन जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे देश की कार्य क्षमता यानी पूरे देश का जो काम है वो एक तरीके से सारे लोग मिलकर जब अपनी अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे तो उस देश का विकास ज्यादा तेजी से और ज्यादा दूरगामी परिणाम लेकर आएगी। श्रीलंका में क्योंकि 74% है, बाकी के 28% जो लोग हैं वो लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए, इसी की वजह से जो है वहां पर हिंसा आज भी बनी हुई है और उस देश की आर्थिक व्यवस्था भी गड़बड़ रही है।
हाल ही में हम देखा गया कई बार वहां पर जो है आंतरिक विद्रोह और सिविल वॉर्स जैसी सिचुएशंस बनी है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी हम अपने से जो कमजोर लोग हैं अगर उनको साथ लेकर चलते हैं तो जरूर तभी हम बड़े बन सकते हैं, वरना हम बड़े नहीं बन सकते हैं। दुनिया में जब भी कोई गरीब को आगे लेकर आता है या अपने से कमजोर को आगे लेकर, तभी आप अपना बड़प्पन दिखा सकते हैं। बड़प्पन आपका इसी में है कि आप कमजोरों को साथ लेकर चलें और जो आपसे आर्थिक व्यवस्था में या आपकी सामाजिक व्यवस्था में जो लोग आपसे नीचे हैं उनको आप मजबूती के साथ ऊपर लेकर आइए, तभी आपकी भी तरक्की संभव है, तभी आपके देश की भी। अगर आप इसमें भेदभाव या असमानता की भावना को रखकर काम करेंगे तो ना ही आपके देश की तरक्की होगी, ना ही आपकी। आप कोई भी व्यवसाय करते हो या किसी देश में रहते हो, किसी समुदाय से हैं, किसी भाषा के हैं, आपको अपने से कमतर लोगों को जरूर साथ लेकर चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, श्रीलंका मॉडल में जैसा कि हम बात करते हैं, हमेशा से सिंघला, वहां के प्रधानमंत्री सिंघला रहे, वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो भी सिंघला रहे, वहां के जो सारी व्यवस्था है पूरी ऊपर से केंद्र से लेकर स्थानीय सिस्टम तक, वो सारे सिंघला लोगों का दबदबा वहां पर बना रहा। इसी के लिए वो जो है बहुसंख्यकवादी, ऐसी विचारधारा को बहुसंख्यकवादी कहा जाता है। ये बहुसंख्यकवाद क्या होता है? जब एक ही तरह की आबादी यानी समुदाय के लोग, एक ही भाषा के लोग, एक ही क्षेत्र के लोग, जो बड़ी तादाद में लोग हैं, वो लोग जब सत्ता में, पावर में लगातार अपनी मनमर्जी करते रहते हैं, ऐसी सोच को, ऐसी विचारधारा को हम बहुसंख्यकवाद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, श्रीलंका 1956 में जो है, 1956 में सरकार ने जो है वहां एक कानून पास कर दिया और कह दिया कि सारे अधिकार, सारे नियम, सारे चीजें, सारी सुख सुविधा के संसाधन जो है वो सिंघलाओं के लिए काम करेंगे। और इसको लेकर श्रीलंका में संघर्ष शुरू हुआ। आपने 90 के दशक में सुना होगा, 80-90 के दशक में, कि वहां पर एक लिट्टे नाम की संस्था थी जिसको लिबरल तमिलियन टाइगर्स के नाम से जाना जाता था। एक आतंकवादी संगठन एक तरीके से उसको कहा गया, और उसको हालांकि अब उसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन संघर्ष का रास्ता वहीं से शुरू हुआ जब आप किसी एक समुदाय को लगातार वर्षों तक प्रताड़ित करते रहते हैं और वो समुदाय जब अपना रास्ता नहीं खोज पाता है तो कहीं ना कहीं वो मजबूर होकर कहीं ना कहीं वो हिंसा का रास्ता अपना लेता है। हालांकि हिंसा का रास्ता किसी भी देश में और ज्यादा भेदभावों को, और ज्यादा असमानताओं को, और ज्यादा अपराधों को, और किसी भी देश की तरक्की को सबसे ज्यादा प्रभावित अगर करता है तो वो हिंसा करती है। लेकिन यह भी सच रहा है कि वहां जब तमिलियंस को बहुत ज्यादा सताया गया तो उन्होंने हथियार उठा लिए, उन्होंने अपने आतंकी संगठन, यानी जैसे हमारे देश में नक्सली सिस्टम चलता है, ऐसे ही उन लोगों ने भी ऐसे ही हथियार उठाए और देश अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। हिंसा किसी भी तरीके की किसी भी देश में मान्य नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ही बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई और नया टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज कमेंट में करके बताइएगा। कोई चीज अच्छी लगी हो तो बताइएगा, ना अच्छी लगी हो तो बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।